नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और निधि श्रीवास्तव के साथ आपने देखना शुरू कर दिया है अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। देश भर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दिवस की धूम देखने को मिली। पीएम मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भारत के विभाजन की विभीषिका को बताते हुए कांग्रेस पर निशाना भी बोला। एक रिपोर्ट। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले अखंड भारत के शिल्पकार, 550 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण के सबसे अहम किरदार और भारत के असरदार सरदार की उपाधि वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दिवस की शुरुआत पीएम मोदी की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि के साथ हुई, जहां पीएम मोदी ने भारत की पहचान को बिखरने से बचाने और अनगिनत रंगों को एक तिरंगे में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। साथ ही कांग्रेस को भारत के विभाजन का जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर प्रहार किया। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया, यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। गुजरात के केवड़िया में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की तर्ज पर ही राष्ट्रीय एकता परेड हुई। इसमें 10 झांकियां निकाली गईं। एनडीआरएफ, एनएसजी समेत कई राज्यों की झांकियां शामिल हुई। साथ ही वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने फ्लाई पास्ट भी की। और देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के बाद रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। एक रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। देश को अखंडता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्षों से भरे जीवन को, भारत की एकता और अखंडता के बंधन में बांधने के संघर्ष को, उनके भारत की आजादी में दिए गए योगदान को याद किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश हुकूमत की भारत को अनेकों भागों में विभाजित करने की साजिशों को नाकाम करने की दास्तान को सुनाते हुए हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के प्रयासों पर लौह पुरुष को नमन किया। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है। नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा।
सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किए गए कार्यों और भारत की परंपराओं का स्मरण करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि का अर्थ और आयोजन के उद्देश्य को समझाया। हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। लखनऊ की जीपीओ में मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के बाद रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने खूब उत्साह से भाग लिया। ये रन जीपीओ पार्क से शुरू होकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक हुई। और अब खबर आर्य समाज के योगदान से जुड़ी हुई है। दिल्ली में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। समाज सेवा के प्रण को नमन करते हुए आर्य समाज के लिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाज के अनेक मनीषी जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। मौका था महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्षों की समाज सेवा की सफल यात्रा का, जहां पीएम मोदी ने इस यादगार मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन 2025 में स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही भारत के सुनहरे इतिहास में आर्य समाज के लिए किए गए काम से समृद्ध हुए भारत के वर्तमान का जिक्र करते हुए आर्य समाज की अहमियत को जाहिर किया। साथ ही आजादी के बाद आर्य समाज के योगदान को भुलाने के मसले को भी सामने रखा। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल फाइटर जेट की उड़ान और विमान को कंट्रोल करने वाली स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के नाम का भी जिक्र किया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने हर एक सेक्टर में नारी शक्ति के सामर्थ्य की मिसाल देते हुए इसे नए भारत की महिला शक्ति की आत्मनिर्भरता का प्रतीक करार दिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जीत के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचे, जहां लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी ने सिगरा पहुंचकर नए सतराम भवन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। ये हमारे लिए सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम यात्रा पर माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं। इस धर्मशाला का उद्घाटन कुछ ही देर पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ है। यह धर्मशाला
जहां एक और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी। बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वादे किए गए हैं। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। बिहार की सियासी बहार में चुनावी वादों, दावों और नारों का दौर रफ्तार में है। पहले चरण के मतदान में हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा है। इसी बीच शुक्रवार को एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एनडीए के संकल्प पत्र में समाज के सभी वर्गों को साधने की तैयारी की गई है। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। महागठबंधन के तेजस्वी प्रण के और इसी के साथ बात करें एसआईआर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में छिड़े राजनीतिक बवाल की, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर बवाल खड़े किए तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी करारा जवाब दिया। एक रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर कराने की बात हो या फिर पूरे देश में एसआईआर कराने पर चर्चा, विपक्ष की ओर से निरंतर इसका विरोध किया गया है। अब यूपी में भी 4 नवंबर से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। इसी बीच लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पीडीए के लोगों को बीएलओ में शामिल नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार ये सवाल दोहराते हुए आरएसएस, बीजेपी और एसआईआर पर सवाल खड़े किए। आज जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आचार्य नरेंद्र जी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, कि जातीय का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल भी एकजुट कर करके इस देश को एकजुट बना रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे सरदार पटेल जी के रास्ते पे चले तो बताइए बीएलओ ही इन्होंने किसी भी पीडीए समाज के लोगों को नहीं बना रहे। अखिलेश यादव के सवालों पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही सपा के नेताओं की सोच और मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और साथ ही एसआईआर का विरोध और जातिवादी राजनीति को बेहद दुखद बताया। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी बिहार में कुछ दाल नहीं गल रही है और उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 17 वाला परिणाम दोहराया जाएगा। अब मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से घोर जातिवादी, घोर तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ऐसी मतदाता सूची का विरोध करना जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग बनाने की घोषणा कर चुका है।
उत्तर प्रदेश राज्य में घुसपैठियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और जब SIR लागू करने की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है तो अखिलेश यादव जी की जमीन खिसकती। RSS से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो कभी PFI और सिमी पर सवाल क्यों नहीं उठाते। अब डिप्टी सीएम के सवाल पर अखिलेश कोई जवाब देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और SIR के बाद बात करें चुनाव प्रचार की, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है। शुक्रवार को सीएम योगी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार के 3 जिलों में जनसभाएं की। एक रिपोर्ट। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। 3 दिनों में दूसरी बार सिवान से उठी सीएम योगी की हुंकार ये बताने के लिए काफी है कि बिहार के जंगल राज के खिलाफ सीएम योगी के हमले का अंदाज और अपराधियों के खिलाफ सख्त मिजाज बिहार में कितना प्रभावी है। माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में सीएम योगी ने जब एक बार फिर कदम रखा तो यूपी के मशहूर बुलडोजर मॉडल को पेश करते हुए बिहार की जनता को जंगल राज से सावधान किया। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। सीएम योगी ने जंगल राज की तुलना रामायण के मारीच और सुबाहु राक्षसों के पात्र से की है। साथ ही बिहार की जनता से मिल रहे प्यार की जब तारीफ की तो सिवान की धरती योगी योगी के नारों से गूंज उठी। मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। एक छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। सीएम योगी ने शुक्रवार को एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार के 3 जिलों में धुआंधार जनसभाएं की। इससे पहले बुधवार को भी सीएम योगी ने सिवान सहित 3 जिलों में जनसभाएं की थीं। देश प्रदेश में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब खबर जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। कैलिब्रेशन फ्लाइट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग की। इस सफल लैंडिंग से यह संकेत मिलता है कि जेवर एयरपोर्ट अब अपने संचालन चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट। उत्तर
प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अपने संचालन की ओर एक कदम और आगे बढ़ चुका है। शुक्रवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI की कैलिब्रेशन फ्लाइट ने यहां सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये इसलिए अहम है क्योंकि किसी भी नए एयरपोर्ट को संचालन की मंजूरी देने से पहले तकनीकी और सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच की जाती है और कैलिब्रेशन फ्लाइट यानी कि टेस्ट फ्लाइट उसी प्रक्रिया का बहुत जरूरी हिस्सा है। इस सफल लैंडिंग से ये संकेत मिलता है कि जेवर एयरपोर्ट अब अपने संचालन चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। कैलिब्रेशन फ्लाइट कोई साधारण उड़ान नहीं होती। ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए और उच्च तकनीक वाले उपकरणों से लैस होती है। इस उड़ान का उद्देश्य हवाई अड्डे पर लगे नेविगेशन, संचार और लैंडिंग सिस्टम की जांच करना होता है। जब कोई विमान रनवे के करीब आता है तो उसे किस ऊंचाई पर, किस गति से और किस दिशा में उतरना है, इन संकेतों का सही और सटीक पता लगाना ही कैलिब्रेशन फ्लाइट का मुख्य लक्ष्य है। आज जेवर के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कैलिब्रेशन फ्लाइट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने एयरपोर्ट के कार्यों को आगे बढ़ाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से कहा था। तो आज मैं इस अवसर पर मौजूद था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वह जेवर क्षेत्र जो बहुत दिन से इस एयरपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा था, आज कैलिब्रेशन फ्लाइट उतरने के बाद और सारी जांच होने के बाद अब कोई ऐसी बाधा नहीं रह गई है जिससे इसे उड़ान की परमिशन ना मिल सके। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एविएशन हब बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट केवल दिल्ली NCR के यात्रियों का बोझ कम नहीं करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों के लिए भी बड़ा विकल्प साबित होगा। इसके बनने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा और नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए रास्ता खुल सकेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने शुक्रवार को US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। ये 10 साल की साझेदारी समझौता भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देगा। एक खास रिपोर्ट। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों की यात्रा पर मलेशिया पहुंचे हैं। उन्होंने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में हिस्सा लिया और कई देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को आसियान रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भी हिस्सा लिया, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के वॉर सचिव पीट हेग्सेथ से हुई। इस दौरान वार्ता में अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख रक्षा एग्रीमेंट पर मुहर लगी और डिफेंस एग्रीमेंट की रूपरेखा पर एक समझौते का आदान प्रदान भी किया गया। 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के गाइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आगे एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। बता दें कि भारत और अमेरिका ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 10 साल के लिए नया रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया है। इस समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने इसकी घोषणा की है। समझौते के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे से सूचना साझा करेंगे। डील में एक दूसरे को तकनीकी सहयोग देने की भी बात हुई है। वहीं राजनाथ सिंह ने इसे रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें X पर साझा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये रक्षा रूपरेखा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के संपूर्ण आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। देश प्रदेश में बाकी खबरें हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाए जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। दादा कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया।
ये देख तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की विशेष अदालत ने आतंकी साजिश से जुड़े एक मामले में एक आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला जुलाई 2021 में सामने आया था, जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS ने लखनऊ से 2 अलकायदा आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अलकायदा आतंकी साजिश केस में आरोपी रहे मोहम्मद मोईद को लखनऊ की NIA कोर्ट ने दोषी करार कर सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा आरोपी की दोष स्वीकार करने के बाद सुनाई है। कोर्ट ने लखनऊ निवासी मोहम्मद मोईद को 1 वर्ष 9 महीने और 13 दिन की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। क्या था पूरा मामला, अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। यूपी ATS ने अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। मोईद और उसके साथियों ने 15 अगस्त 2021 से पहले यूपी में धमाकों की साजिश रची। यूपी ATS ने लखनऊ से अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद मिनहाज और मुसरुद्दीन से पूछताछ और जांच में कई खुलासे हुए। NIA ने जनवरी 2022 में इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी मोहम्मद मोईद ने जुर्म स्वीकार किया है, इसलिए कानून के तहत उसे सजा सुनाई जा रही है। वहीं अन्य 5 के खिलाफ केस अभी भी लखनऊ में NIA विशेष अदालत में विचाराधीन है। और अब खबर सोनभद्र से। पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर को गोली लगी और वो घायल भी हो गया। पुलिस ने पिकअप पर लदे 5 गोवंशीय पशुओं को बरामद भी कर लिया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सोनभद्र पुलिस ने शुक्रवार को पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसके 3 साथी अंधेरे में मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल तस्कर ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे से अपराध न करने का वादा किया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिकअप वाहन में लदे 5 पशु, एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। मामला सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के नौगढ़ पुलिया के पास का है। पुलिस को पशु तस्करी की सूचना मिली थी। 4 तस्कर घेरावल से रॉबर्ट्सगंज नौगढ़ मार्ग के रास्ते बिहार की ओर पशु लेकर जा रहे थे। सूचना पर पुलिस टीमों ने दोमुहिया पुलिया के पास से घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर जितेंद्र यादव घायल हो गया, जबकि मुठभेड़ के दौरान इबरार, मल्लू और हजरत नामक 3 अन्य तस्कर फरार हो गए। घोरावल की तरफ से एक पिकअप में गौवंशों को लाद कर 4 अपराधी बिहार की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों अलग अलग टीमें बना करके दोमुहिया पुलिया के पास घेराबंदी की गई, जिसमें अपने आप को घिरा देकर अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से एक फायर किया गया, जिससे जितेंद्र यादव जो कैमूर बिहार का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। मौके से उसको अस्पताल रवाना कर दिया गया है। वहीं पुलिस की टीम फरार तस्करों की तलाश में दबिश दे रही है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इसके अलावा गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि बिहार के कैमूर में बैठे उसके रिश्तेदारों ने गोवंश तस्करी की साजिश रची थी। पशुओं को सोनभद्र के घेरावल से लाद कर नौगढ़ होते हुए बिहार ले जाया जाता और वहां से उन्हें पश्चिम बंगाल वध के लिए भेजा जाता था। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मोकामा हत्याकांड मामले में DGP से रिपोर्ट मांगी है। जी हां,
कल मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच में हुई गोलीबारी। जी हां, दो पक्षों के बीच में कल गोलीबारी हो गई थी। गोलीबारी में जनसुराज के एक समर्थक दुलार चंद यादव की मौत भी हो गई। दुलार चंद यादव की मौत के मामले में अब तक कुल 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। जी हां, कुल 3 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। आज दिन में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार भी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कल बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले और में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। उस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई। इसमें जो अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई है। देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।